सो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा आप लोग डिमांड कर रहे थे, जिस चीज का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो चीज मैं लेकर आ गया हूं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पोयम के एप्रिसिएशन की। जी हां दोस्तों, 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3A जो होता है वो आपका होता है पोयम के ऊपर क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो मैच द पेयर हो, कंप्लीट द वेब डायग्राम हो, पर्सनल रिस्पॉन्स हो, पोएटिक डिवाइस हो, कंपोज द पोएम, इस प्रकार के क्वेश्चन क्वेश्चन 3A में पूछे जाता है। लेकिन जैसे उसके नीचे आओगे, क्वेश्चन नंबर 3B जो होता है वो होता है आपका एप्रिसिएशन ऑफ पोयम, जिसमें आपको किसी भी एक पोयम का कुछ स्टैंजा, कुछ पैराग्राफ दिया होता है और आपको बोला जाता है कि उस स्टैंजा, उस पैराग्राफ का आपको एप्रिसिएशन लिखना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से पोयम्स है, उनके ऑथर के नाम क्या है, क्या आप कर सकते हो उसके अंदर, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि एप्रिसिएशन लिखने का सही तरीका क्या होता है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है, क्योंकि ये 4 मार्क्स का कंटेंट है दोस्तों। ऐसे ही फुकट में 4 मार्क्स नहीं मिलते, उसके पीछे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो वो प्रॉपर फॉर्मेट कब क्या लिखने से आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, और ये जो 8 पोयम है आपके पास, इन 8 में से इस साल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, और साथ ही में कुछ 2 से 3 4 5 कुछ मैंने सॉल्व किए हुए हैं कि आपको एप्रिसिएशन लिखना कैसे है, वो सारी चीज एक ही वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमने कंटिन्यूअस बना रखे हर टॉपिक के ऊपर, चाहे वो नॉवेल्स हो, चाहे राइटिंग स्किल्स हो, चाहे वो पैसेज हो, इंपॉर्टेंट चीजें हो, सारा चीज आपको कुछ मिल जाएगा और आने वाले समय में और भी आएगा। बेहतरीन तरीके से चैनल पे जुड़ जाओ, क्योंकि आगे भी जब इंग्लिश खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हिंदी और मराठी और उसके बाद PCMB, ये सब्जेक्ट्स के तो आएंगे, कॉमर्स के भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आएंगे। तो आप लोग जुड़े रहना इस चैनल पे, आपके राहुल सर को भी सपोर्ट करते रहना। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कि क्या होता है एप्रिसिएशन। ठीक है दोस्तों, और साथ ही में अगर आपको PDF वगैरह चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट PDF जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपका एप्रिसिएशन होता है उसको लिखना कैसे होता है, क्या करना होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछेगा कि क्वेश्चन नंबर 3B में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द एप्रिसिएशन ऑफ ए सीन पोयम एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। ठीक है, अदर देन क्वेश्चन 3 है, 10 to 15 लाइन जो भी रहेगा, आपको एक स्टैंजा दिया रहेगा भर के, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिया रहता है, लेकिन उसके पहले जान लो कि आपको एक स्टैंजा, एक पैराग्राफ दिया रहेगा और आपको एप्रिसिएशन लिखना है, लगभग 10 से 15 लाइन का कुछ एप्रिसिएशन होना चाहिए। तो आपको लिखना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप शुरू करोगे एप्रिसिएशन को लिखना, तो आपको सबसे पहले पोयम के बारे में लिखना पड़ेगा, यानी उसका टाइटल के बारे में लिखना पड़ेगा, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल, यानी इन शॉर्ट आपको नेम ऑफ पोयम, यानी आपको पोयम का नाम और उस पोयम को किसने लिखा, यानी पोएट का नाम क्या है, वो आपको फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर लिखना पड़ेगा कि दिस पोयम इज नेम इज दिस एंड द पोएट ऑफ दिस पोयम इज दिस। ये आप लिखोगे तो आपको लगभग यहीं पे मैं आपको अगर बताऊं तो लगभग आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, अगर आप पोयम का नाम और पोएट का नाम सही से लिख लेते हो, और जो कि मुझे लगता है आप लोग कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको सजेशन क्या दिया था एप्रिसिएशन के लिए, पिछली बार भी कहा था, अभी मैंने लाइव लिया थोड़ी देर पहले, रिवीजन कराया, उसमें भी मैंने क्या कहा कि अगर आपको पोयम का और पोएट का नाम पता है तो आप लगभग 1 मार्क्स तो सिक्योर करके चलो एप्रिसिएशन में। लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, हम लोग को और मार्क्स निकालना है। तो आगे अगर आप बढ़ोगे तो उसके बाद जो पोयम का फॉर्म है, थीम है और उसका सिग्निफिकेंस है वो आपको लिखना होता है। तो लगभग अगर आप देखोगे कि पोयम का जो सेंट्रल आइडिया होता है, यानी वो पोयम क्या बताने की, जो स्टैंजा हमें दिया है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसका मेन थीम, उसका मेन सेंट्रल आइडिया क्या है, वो सारी चीजें लगभग अगर लिखते हो तो लगभग 1 से लेके 2 मार्क्स आपको यहीं पे मिल जाता है। ठीक है, अगर आप लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपको पोएटिक स्टाइल, जैसे लैंग्वेज फीचर्स क्या है, पोएटिक डिवाइस जिसमें आपका राइमिंग स्कीम भी आ जाता है और फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है। आपको देखना पड़ता है कि क्या ये जो स्टैंजा दिया हुआ है इसके कोई राइमिंग स्कीम बन रहे हैं क्या, A-A-B-B या A-B-A-B, कुछ तो बन रहे हैं क्या, या तो अगर नहीं बन रहे तो वो फ्री वर्स होगा, यानी अगर कोई राइमिंग स्कीम बनता ही नहीं है तो वो फ्री वर्स में दिया होगा, तो वो आप लिख सकते हो कि हाँ कि दिस पोयम डज नॉट हैव एनी राइमिंग स्कीम हैंस इट इज रिटन इन द फ्री वर्स। अगर आप लिखते हो तो आधा मार्क्स उसका मिल गया। और मान लो फिगर ऑफ स्पीच लिखते हो कि आपको पता चल गया कि ये जो वर्ड है बार बार रिपीट हो रहे, तो रिपीटेशन आ गया, ये वर्ड किसी पर्सन से अटैच होकर आ रहे हैं, यानी पर्सन का एग्जांपल दे रहे तो पर्सोनिफिकेशन हो गया, इन्वर्जन होता है, ठीक है, एलिट्रेशन होता है, वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं तो एलिट्रेशन हो गया, अल्फाबेट रिपीट होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो उसके बारे में
वहां पे लिख दो कि यहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच है, तो एटलीस्ट 2-3 फिगर ऑफ स्पीच भी लिख दोगे तो भी आधा मार्क्स मिल जाएगा, यानी 1 मार्क्स सिर्फ इसी चीज का देखने में मिल जाएगा। तो लगभग देखोगे तो 3 मार्क्स आपका यही हो गया है। लास्ट में आपको अपना ओपिनियन, कुछ इंस्पिरेशनल मैसेज देना है, वैल्यूज देना है, मोरल देना है, ये सारा चीज लिख के आप कंप्लीट कर दोगे तो आपको 4 में से 4 मिल जाएगा। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो अभी मैं जो बताने जा रहा हूं इसको आप अगर समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो हर किसी बच्चे को 4 में से 3 मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, हर बच्चे को। लेकिन थोड़ा जो अच्छे पढ़ने वाला है उसको 4 में से 4 मिल जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहले पोयम की। तो पोयम्स इतने सारे हैं, लगभग अगर आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर तो ये 8 प्रकार के पोयम है। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। तो टोटल आपका जो सेक्शन नंबर 2 है, पोयम वाला सेक्शन, आपके टेक्स्ट बुक में अगर नजर डालोगे तो ये टोटल 8 पोयम देखने मिलेंगे। तो क्या आप 8 के 8 पोयम को याद करके जाओगे क्या, समझ के जाओगे क्या? यस, करना पड़ेगा अगर आपने बहुत पहले से ही, क्योंकि देखो जब आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाते होंगे आपके कॉलेजेस में, ट्यूशंस में, तो थोड़ा बहुत तो इंफॉर्मेशन होगा कि ये सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड क्या कहना चाह रहा है। खासकर ये जो इन कैफे ऑफ रॉक हो गया, या फिर हैव यू अर्न योर टुमारो हो गया, फादर रिटर्निंग होम हो गया, मनी हो गया, ये सब कुछ ऐसे हैं जो इतने बार लोगों ने पढ़ाए होंगे और मैंने भी पढ़ाए हुए हैं कि आपको सारी चीज छप गया होगा। तो मेरा सजेशन सबसे पहला ये है कि ये 8 के 8 पोयम का आपको समरी पता होना चाहिए, यानी ये पोयम एक क्या मैसेज देना चाहता है, ये जो ऑथर है वो क्या मैसेज देना चाहती है। और साथ ही में इस पोयम का जो भी टाइटल है वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि ये पोयम का टाइटल क्या है, क्योंकि ये 8 के 8 नाम आपको याद होना चाहिए। क्योंकि जब आपको स्टैंजा दिया रहेगा तो कहीं पे भी वर्ड मेंशन नहीं रहेगा कि ये किस पोयम का है या फिर ये पोएट का नाम क्या है। वो स्टैंजे को पढ़ के, यानी उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि भाई वो कौन से पोयम का है, क्योंकि आपको वो समझ में आ जाएगा अगर आपने वो समरी पढ़ा हुआ है, रीड किया हुआ है। अगर आपने, जैसे मैं आपको बार बार अभी भी बोल रहा हूं कि देखो एप्रिसिएशन में पूरा का पूरा 4 में से 4 मार्क्स निकालने का एक ही तरीका है कि आप टेक्स्ट बुक में जाओ और एक बार रीड करके लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा याद करो, एक एक बार रीड करो। हर पोयम को 5 मिनट लगेगा, तो 8 है, 8 5 40 मिनट्स, मतलब 1 घंटे के अंदर उन सारे पोयम्स को आप रीड कर पाओगे। और जैसे जैसे रीड करोगे थोड़ा बहुत तो दिमाग में घुसता है कि क्या है उस पोयम के अंदर, तो आपको अंदर की स्टैंजा जो है समझ में आएगी। और वो स्टैंजा जब एग्जाम में आएगा, उस पैराग्राफ को एग्जाम में जब देखोगे क्वेश्चन पेपर में, तो आपको समझ में आएगा कि उस पोयम का नाम क्या है। और पोयम का नाम के आगे ही लिखा हुआ है पोएट का नाम, तो इसको याद कर लो कि सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का जो पोएट है उसका नाम है वॉल्ट विटमैन, इंडियन वीवर्स का नाम है सरोजनी नायडू, इंडियन द इंच कैप पे रॉक का है रॉबर्ट साउदी, हैव यू अर्न्ड योर टुमारो का है एडगर गेस्ट, फादर रिटर्निंग होम का है दिलीप छिट्रे, मनी का है विलियम एच डेविस, शी वॉक्स इन ए ब्यूटी का है जॉर्ज गॉर्डन बायरन, और स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स का है मैमेंगदाई। तो ये अगर आपको पोयम के नाम और पोएट के नाम याद हो गए, ठीक है, तो समझ लो आधा प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व। अगर आप उसमें एक और चीज ऐड करना चाहते हो, जो कि अगर आप कर सकते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप पोयम्स को लिखोगे, या फिर लिखोगे माफ करना, देखोगे, जब आप देख रहे हो, जैसा कि मैंने बोला आपको पोयम को देखना है, तो जब देखोगे तो उसी के साथ ये भी देख लेना है और माइंड में रख लेना है कि क्या उन पोयम में राइमिंग स्कीम है, क्या राइमिंग स्कीम बन रहा है क्या। अगर वो बन रहा है तो वो भी याद कर लेना। लेकिन नहीं भी याद करते हो और आपको मैं जो तरीका बताने वाला हूं कि सिर्फ देख के ही, स्टैंजा देख के ये बता दोगे राइमिंग स्कीम है कि नहीं, ठीक है, तो आप आराम से मतलब 1 मार्क्स तो ये पोयम और पोएट का नाम से ही आ जाएगा, 1 मार्क्स आपका राइमिंग स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच से आ जाएगा, मतलब 2 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो गए। और अंदर कुछ तो लिख दोगे ना, क्योंकि जब पैसेज का पोयम का स्टैंजा जब दिया रहेगा तो उसको देख के कुछ तो समझ में आएगा, तो कुछ तो अपने मन से आप सेंट्रल थीम आइडिया या फिर जो है ओपिनियन वगैरह लिख सकते हो। तो आपको 3 मार्क्स तो डेफिनेटली मिलने ही मिलने। तो पहले तो आप पोयम के नाम, पोएट के नाम याद रख लेना। अब देखो, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो पोयम्स है, खासकर अगर मैं बात करूं, जैसे लास्ट ईयर ये 2025 को आया था और 2022 में भी पूछा हुआ है हैव यू अर्न्ड योर टुमारो, मतलब अब मैं बोलूं कि 2025 में आया था तो क्या लगता है तुरंत आ जाएगा क्या? नहीं, तो इसके चांसेस थोड़ा कम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आ नहीं सकता, तो आपको छोड़ना नहीं है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, इसके चांसेस थोड़े कम है, यानी ये 50-50% चांस है, 50% चांस है इसका, क्योंकि ऑलरेडी ये पिछले साल ही आया था। उसके पिछले साल आप देखोगे 2024 में द इंच केप रॉक आया था, तो इसका चांस मुझे लग रहा है कि आ सकता है, ठीक है, इसका चांस मोर देन 70% है कि ये आ जाए, तो इसको देख लेना। इसके पहले जुलाई 2024 में आया था फादर रिटर्निंग होम, तो इसको भी देख लेना, तो ये भी 70% चांस है। इसके पहले जुलाई में मनी आया था और 2023 में क्या आया था आप लोग का, शी वॉक्स इन ब्यूटी आया। तो मेरा सजेशन अगर मानते हो, यहां पे मैं आपको अगर मैं बोलूं तो ये मनी वाला जो इस साल के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इस साल के हिसाब से, ये 2 मैंने जो स्टार किया हुआ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो दोस्तों, ये जस्ट एक हमारा अजम्पशन होता है कि हम कुछ चीजों को देखते हैं क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, पिछले साल के कुछ पीवाईक्यू के हिसाब से, और हम लगभग थोड़ा बहुत अपने हिसाब से अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको क्या सजेशन दे रहा हूं कि 8 ही है, 8 को एक बार रीड करके जाना,
पोयम के नाम पोएट के नाम करके जाना, राइमिंग स्कीम देख के जाना, फिगर ऑफ स्पीच देख के जाना, अपने आप चीजें आसान हो जाएगी। और जो मैं आपको स्टार करके दे रहा हूं उसको तो डेफिनेटली अच्छे से करके जाना है। तो आइए कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एग्जैक्टली एप्रिसिएशन कैसा आता है और आप लोग एग्जैक्ट आंसर लिखोगे कैसे, वो दिखेगा कैसा आंसर आपका। तो चलिए 2-3 एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है दैट इज 2.6 चैप्टर का यानी पोयम का मनी नाम का एक चैप्टर है, जो कि मैंने बोला इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मनी जो चैप्टर है इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये स्टैंजा दिया था, मान लो आपको बोला रहेगा कि राइट द एप्रिसिएशन। ठीक है, जो भी 15-20 लाइंस में आपको लिखना है, 4 मार्क्स का वेटेज है, ये आपको एक स्टैंजा दिया था। ठीक है, स्टैंजा क्या है? व्हेन आई हैड मनी मनी I knew no joy till I went poor, for many a false man as a friend came knocking all day at my door. Then felt I like a child that holds a trump that he must not blow. ये इतना दिया, मैं पढ़ूंगा तो नहीं पूरा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि इंग्लिश के लेक्चर में बैठे हो आप लोग। तो ये चीजें हैं। अब इसका आप आंसर कैसे लिखोगे? तो ये रहा, मैंने आंसर लिख के लाया हुआ है। ठीक है, यहां पे देखो, ये रहा इसका आंसर। अब इसको जब आप देखो ध्यान से तो आप लिख कैसे रहे हो, शुरुआत कैसे करोगे? जैसे मैंने बोला पोयम का नाम, द पोयम मनी, मैंने क्या लिखा? पोयम का नाम लिखा पहले कि द पोयम मनी बाय, किसने लिखा है? पोएट का नाम, बाय विलियम एच डेविस। अगर मेरे को मनी आया समझ में तो मुझे पता है कि भाई ये स्टैंजा देख के समझ में आया कि ये स्टैंजा क्या है, किस पोयम का है, देख के ही समझ में आ गया कि मनी का है। तो आपने लिखा कि ये जो पोयम है ये मनी है, जिसको लिखा गया है विलियम एच डेविस के द्वारा। और वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ए रिफ्लेक्टिव पीस दैट एक्सप्लोर्स द पोएट एक्सपीरियंसेस ऑफ बोथ वेल्थ एंड पुअर्टी। यानी ये इसमें अपनी वेल्थ के बारे में भी बता रहा है, जब अमीर बन गया तब के बारे में बता रहा है, और पुअर्टी यानी जब गरीबी देखी तो उसके बारे में भी बता रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? ये 1 मार्क्स आपको यही मिल जाएगा। ये पहले 2 लाइन में आपको 1 मार्क्स मिल गया, कितना अच्छा है। अब उसके आगे आपको कुछ उसके बारे में लिखना है, सेंट्रल आइडिया, थीम लिखना है उसका कि भाई क्या है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो आपने लिखा कि भाई ड्रॉइंग फ्रॉम हिज ओन लाइफ द पोएट हाईलाइट्स, पोएट क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो लिखो कि पोएट हाईलाइट कर रहा है कनेक्शन बिटवीन मनी एंड पर्सनल हैप्पीनेस, यानी मनी और पर्सनल हैप्पीनेस का क्या है। तो आप लिखो यहां पे कि इस पोयम का, इस स्टैंजा का सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम लिखो। सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम रिवॉल्व्स अराउंड द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड ट्रू जॉय। यानी बहुत ज्यादा पैसा और एक्चुअल में खुशी, ये दोनों कैसे आपस में इनवर्स भी हो सकते हैं, ऐसा वो कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है वो जो पोएट है। ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे न्यूमेरस झूठे फ्रेंड बन जाते हैं, फॉल्स फ्रेंड बन जाते हैं। व्हेन ही वाज रिच बट फाउंड फीवर येट जेन्युइन फ्रेंड्स। ठीक है ना, जब वो रिच था लेकिन बहुत कम ऐसे फ्रेंड्स मिले। एंड आफ्टर बिकमिंग पुअर, ठीक है ना, द पोएट एनहांसेस द ब्यूटी ऑफ पोयम बाय एक्सप्लोरिंग वेरियस लिटरेरी डिवाइस सच एज। अब देखो यहां तक इसने लिखा, ठीक है, यहां तक। तो पहले 2 लाइन क्या था? पोयम का नाम, पोएट का नाम। उसके बाद थोड़ा सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल थीम उसने लिखा कि पोएट ने क्या क्या बताया। फिर यहां से अगर आप देखोगे तो उसने आपका पोएटिक डिवाइस ला दिया बीच में, क्या कि द पोएट एनहांसेस ब्यूटी ऑफ द पोयम बाय एप्लॉइंग वेरियस लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस मतलब वही पोएटिक डिवाइसेस जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे, जब आप ये स्टैंजा देखोगे तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे मनी मनी रिपीट हो गया तो रिपीटेशन ले सकते हो, एम एम बार बार आ रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको देख के आपको समझ में आएगा। ठीक है, टी टी बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको देख के समझ में आएगा कि एलिट्रेशन है। तो आपने लिख दिया कि भाई इसके अंदर क्या आ रहा है, देखो यहां पे लिखा हुआ है एलिट्रेशन है। एंटीथेसिस मतलब अपोजिट होता है। इसमें सॉय भी आ रहा है, ठीक है ना, रिच भी आ रहा है, वेल्थ भी आ रहा है, पुअर भी आ रहा है, वेल्दी भी आ रहा है, समझ रहे हो। तो अपोजिट भी आ रहा है तो उसको एंटीथेसिस बोलते हैं। कंसोनेंस हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। तो ऐसे 3-4 लिख दो, जरूरी नहीं है कि जितना लिखा है 4-5 5-5 6-6। साउंड का कुछ आ रहा है तो एनोमेटोपैया आ गया, कुछ एग्जांपल में मेटाफोर हो गया, सिमिली हो गया, रिपीटेशन बार बार वर्ड हो रहा है। तो ऐसे 3-4 फिगर ऑफ स्पीच अगर आप लिखते हो जिसको पोएटिक डिवाइस हम बोलते हैं, तो वहीं पे आपका लगभग हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा। और मान लो फिगर ऑफ स्पीच अगर आपको बताना है तो आप लिखोगे कि भाई द पोएम इज रिटन इज ए सिंपल नैरेटिव स्टाइल मेकिंग फॉर रीडर टू ग्रैस्प मैसेज। ठीक है ना, ये आपको बता रहा है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है कि नहीं अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखो ये ए हो गया, ये राइमिंग नहीं है तो बी हो गया, राइमिंग नहीं है तो सी हो गया, राइमिंग पुअर डूअर, ए बी सी बी। ठीक है ना, पुअर और डोर, पुअर और डोर ये आपको बन रहा है। तो ए बी सी बी के हिसाब से क्या बन रहा है, वो राइमिंग स्कीम बना रहा है। तो ये आप लिख सकते हो आराम से हिसाब से। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नहीं, पुअर और डोर नहीं बनेगा शायद ना, नहीं बनता है ना पुअर और डोर। ब्लो नो, हाँ बन रहा है, पुअर डोर बना भी सकते हो। वैसे यहाँ पे ब्लो नो हो गया, सीन लाइट नाइट हो गया, लाइट नाइट। तो ये ए बी सी बी बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने शायद गलती से डी लिख दिया है, सॉरी, कहाँ गया, यहाँ पे बी आ जाएगा। एबीसीबी राइमिंग स्कीम बन रहा है तो आप लिख सकते हो फॉलो ए कंसिस्टेंसी एबीसीबी। लेकिन मान लो राइमिंग स्कीम बन ही नहीं रहा है,
आपका पूरा का पूरा अलग है, तो फ्री वर्ड्स लिख सकते हो कि ये जो है वो फ्री वर्ड्स बना रहा है। तो इस प्रकार से 15 से 20 लाइन आप लिख देते हो, लास्ट में अपना ओपिनियन दे सकते हो कि द रिपीटेशन ऑफ वर्ड मनी एम्फसाइजेस हाउ सोसाइटी प्लेसेस। आपने अपना ओपिनियन दिया कि ये मनी बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ बता रहा है। लेकिन जो पोएट है वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि मनी अलोन कैन नॉट बीइंग ट्रू हैप्पीनेस, यानी मनी सब कुछ नहीं होता, पूरा ट्रू हैप्पीनेस नहीं होता, ऐसा वो पोयम का ओपिनियन मुझे समझ में आया तो मैंने उस हिसाब से लिख दिया, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है, तो आपका ओपिनियन लास्ट में होना चाहिए। तो आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली 4 में से 3 तो फिक्स है आपका, लेकिन अच्छी तरीके से लिखोगे तो 4 में से 4 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? समझ में आ गया तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर दो यार, जितना हो सके शेयर करो दोस्तों के साथ, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको कंटेंट दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो, मान लो कि 2.6 का मनी वाला चैप्टर था, अब मान लो आपको ये आता है जिसका नाम है 2.1 सॉन्ग ऑफ ओपन रोड। जैसे कि मैंने बोला इस साल के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी वाला इंपॉर्टेंट था, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, 2026 के लिए। तो मान लो ये आपको स्टैंजा दिया हुआ है, क्या है? अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक ऑन टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग व्हेनेवर आई चूज, हेंस फॉर आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्च्यून। ये आ गया, ठीक है। अब इसका मुझे क्या लिखना है? एप्रिसिएशन लिखना है, तो चलो लिखते हैं। तो मैं पहले लिखूंगा कि ये पोयम कौन सा है, ओपन रोड वाला, ठीक है। तो लिखूंगा द पोयम ओपन रोड। किसने लिखा है? बाय वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। एक बहुत ही फेमस रिनोन ट्रैवल पोयम है जो कि फ्रीडम को सेलिब्रेट करता है और एस्केपिंग द मोनोटनी ऑफ द रूटीन लाइफ से बचाता है। ये पोयम क्या बताता है अपना? अब इसमें, अब यहां तक आपने लिखा, 1 मार्क्स यहां मिल गया। अब उसके बाद आप थोड़ा सेंट्रल थीम लिखोगे कि ये पोयम क्या बता रहा है रीडर्स को, कि द ओपन रोड एंड द सीज लाइफ अपॉर्चुनिटी। विटमैन प्रेजेंट कर रहा है रोड एज अ सिंबल ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटी, यानी कि कोई रोड जो होता है ओपन रोड, ये एक बहुत ही लिमिटलेस पॉसिबिलिटी है कि भाई हम किधर भी जा सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई 10th के बाद साइंस ही करना है, आर्ट्स ही करना है, यही उनको पता है, इसके बाद ये इंजीनियरिंग करना है। तो लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि यार क्यों इंजीनियरिंग करना है? इतने इंजीनियर बन गए मार्केट में, इतने इंजीनियर प्रेजेंट है, उनको ढंग से जॉब नहीं मिल रही है। मतलब ये मेरा सजेशन है, मैं खुद एक इंजीनियर हूं बाय द वे, मैंने जॉब भी किया है, उसके बाद मैं यूट्यूब पे आया, ठीक है। चलो वो बात में करेंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है क्या? नहीं, ओपन रोड। ये पोएट क्या बता रहा है कि भाई बहुत से एंडलेस लिमिटेशन हमारे पास रास्ता है, वो ऐसा यहां पे उसने बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहां पे लगभग आपका 1 मार्क्स और मिल जाएगा आपके सेंट्रल थीम का। फिर आप लिखोगे कि इसका राइमिंग स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच यानी पोएटिक डिवाइस क्या है। तो आपने देखा, अगर आप इसको देखोगे तो कोई भी राइमिंग नहीं बन रहा, रोड, मी, चूज, फॉर्च्यून, नथिंग, कोई भी राइमिंग नहीं बन रहा। तो आप लिखोगे क्या कि ये जो पोयम है, ये पोयम जो है ये एक फ्री वर्स में लिखा हुआ है, यानी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, मीनिंग इट डज नॉट हैव एनी स्ट्रिक्ट राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है ना। और ये जो पोएटिक डिवाइस है इसके अंदर, यानी राइमिंग स्कीम तो हो गया, क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच जो है, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चीजें रिपीट हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ठीक है, देखो 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 देखो, बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कोई भी वर्ड्स अगर रिपीट हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये बार बार रिपीट आ रहा है, अगर एक बार भी रिपीट हो रहा है तो आप आराम से लिख सकते हो उसमें। जैसे बहुत सारे वर्ड्स बार बार रिपीट हो सकते हैं तो अलिट्रेशन आ जाएगा, मतलब अल्फाबेट बार बार रिपीट होते तो अलिट्रेशन आ जाएगा। लॉन्ग आ गया, लीडिंग, ठीक है ना, ये आपका 2 बार आ गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आप चीज कर सकते हो। गुड फॉर्च्यून, ठीक है ना, देखो जी, गुड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून, मतलब ये रिपीटेशन हो गया, जी एफ बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो। फोर्थ बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। नो मोर, पोस्टपोन, नो मोर, ये देखो रिपीटेशन आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से कर सकते हो। तो इसमें आपको कुछ अपोजिट भी देखने मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ एलिट्रेशन, कुछ रिपीटेशन। तो एटलीस्ट 3-4 आप लोग को लिख देना है कि क्या क्या है इसके अंदर। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे तो पूरा रिसर्च किया हुआ है कि एलिट्रेशन है, एंटीथेसिस है, रिपीटेशन है, कुछ पैराडॉक्स है, मेटाफर है, कॉन्सोनेंट है, वो आपको लिख देना है। और मैं तो बोलूँ अगर कुछ समझ में नहीं आए तो 2-3 तो चिपका के आ जाना, कॉमन होता है एलिट्रेशन, रिपीटेशन, ठीक है ना। सिमिली विमिली चिपका देना, ठीक है। और साथ में ये इन्वर्जन भी सभी में ऑलमोस्ट होता है, वो चिपका देना। ये सारी चीज ना थोड़ा चिपका दो, मतलब अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बात कर रहा हूँ जो बैक बेंचर्स है उनके लिए, लेकिन ये लिख के आना। फिर लास्ट में इधर पे भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और फिर लास्ट में आपका ओपिनियन कि भाई ए नोटेबल फीचर इज द यूज ऑफ पैरेंथेसिस इन द फोर्थ स्टैंजा which creates the effect of a side note rather than a central idea. Additionally, imaginary is employed to enhance the poem's vividness and appeal. तो आपने थोड़ा अपना ओपिनियन लिख दिया, इस प्रकार से 1 मार्क्स और मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे 4 में से 4 मिल सकेगा। तो ये था आपका ओपन रोड वाला एप्रिसिएशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इस प्रकार से लिखना है। समझा यहां तक? क्लियर है? ओके, चलो अब और भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हाँ, अब ये जो है, ठीक है, जैसे मैंने बोला
कि भाई ये तो ऑलरेडी 70% इसके चांसेस है फादर रिटर्निंग होम के, इसको आपको पढ़ना है। इंच काफे रोड के 70% चांस है, लेकिन हैव यू अर्न टुमारो, जैसे मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि ये जस्ट 2025 में आया, तो इसको आप छोड़ सकते हो। सॉन्ग ऑफ ओपन रोड मैंने पढ़ा दिया अभी अभी, ठीक है। मनी मैंने अभी अभी पढ़ा दिया। अब हम बात कर लेते हैं इंच कैपे रॉक की, ठीक है। तो इंच कैपे रॉक को देख लो, इंच कैप रॉक का देखो, मान लो ये इंच कैप रॉक है, ठीक है। इस प्रकार से आया है, देखो मैंने तो लिख के रखा है ए बी बी, राइमिंग स्कीम आ रहा है ना, स्टैंड लैंड मून सून मून, तो ये राइमिंग स्कीम जगह पे देख के पता चल गया, ठीक है ना। रोर शोर, ठीक है ना, ए टेल बेल बी बी, तो आपको रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी राइमिंग स्कीम मेरा ए बी बी है। तो ये आपका स्टैंजा दिया हुआ है। एप्रिसिएशन कैसे लिखेंगे कि भाई ये जो इंच केप रॉक है ये एक ऐसा पोयम है जिसको लिखा गया है, ठीक है, रॉबर्ट साउदी द्वारा, याद रख लेना। 17 क्वाड्रेंट 4 लाइन्स स्टैंजा है, 4 लाइन का स्टैंजा, ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा बहुत एग्जैक्ट वैसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 1 मार्क्स यहां मिल जाएगा। सेंट्रल थीम क्या है, ठीक है, कि जो बुरा काम करता है, ठीक है ना, उसको अपने डाउनफॉल जो है किस्मत द्वारा दी जाती है। क्योंकि अगर कोई इंसान को आपने देखा है कि जो बहुत ज्यादा बुरा है, एक ना एक दिन ऐसा आएगा उसकी लाइफ में, उसको तकलीफ होगा, चाहे उसको हेल्थ से हो, चाहे मनी से हो, चाहे फैमिली से हो, कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ होता है, और ये सच बात है, लोगों ने देखा है, ठीक है। तो यही चीज वहां पे इसने बताने की कोशिश की है। ये आप 1 मार्क्स का सेंट्रल थीम लिख दोगे, फिर लिखोगे कि भाई इसमें क्या राइमिंग स्कीम है, तो आपने देखा राइमिंग स्कीम डबल ए डबल बी है। उसके अंदर क्या फिगर ऑफ स्पीच है, तो अगर आप देख पाओगे तो भाई जैसे मैंने बोला 2-3 तो याद ही रख लेना, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, एंटीथेसिस, ये होता ही होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ, डॉन और राइजिंग मून, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये डॉन मतलब सुबह होता है, ये अपोजिट आ गया, एंटीथेसिस आ गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, कुछ चीज रिपीट होती है बार बार तो उसको रिपीटेशन ले लिया। फिर अगर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो उसको एलिट्रेशन ले लिया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे साउंड का एस 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 रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप जब ढूंढोगे तो आपको खुद बहुत सारी चीजें जो है वहां पे पता चल जाएगी, ठीक है। क्लियर है, ओके है। तो आपने लिख दिया कि क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, फिर उसके बाद आपने ओपिनियन लिख दिया, मिल जाएगा आपको 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना, बहुत ईजी है, इससे सिंपल कुछ चीज हो नहीं सकता बच्चा, ठीक है। क्लियर है, तो जरूर से देखिए इस चीज को, एंजॉय कीजिए। और भी 1-2 है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक और था 70% वाला, फादर रिटर्निंग होम, उसको भी देख लो। फादर रिटर्निंग होम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला 70% चांस है आने का। इसका स्टैंजा ये रहा, ठीक है। इसमें कोई राइमिंग स्कीम बन रहा है क्या, ट्रेन लाइट आइस कोट बुक सेज नाइट ट्रेन, नहीं बन रहा है, फ्री वर्स है ये भी। तो आप लिख दो पहले तो भाई, नहीं इसका मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, इसका आंसर नहीं लिखा है, बस बता रहा हूं, इसका आप लोग कर लेना कि भाई ये पोएम किसका है, भाई फादर रिटर्निंग होम क्या है, इसके पोएट का नाम क्या है भाई, फादर रिटर्निंग होम का, फादर रिटर्निंग होम का नाम है दिलीप चित्रे, वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये फादर रिटर्निंग होम का भी देख लेना, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा एक क्वेश्चन है इसका इंडियन व्यूवर्स का, देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, मैं स्टार मार्क करके रखता हूं क्योंकि इसका भी आ सकता है, तो इंडियन व्यूवर्स का भी एक बार देख लेना। हाँ, लिखा हुआ है देखो, इंडियन व्यूवर्स एक पोयम है जो कि सरोजनी नायडू ने लिखा हुआ है अपनी तरफ से, ठीक है। ये उसका सेंट्रल कंसिस्ट ऑफ 3 स्टैंजा है, क्या बोल रहा है, इसके अंदर मेटाफोर है, ये है स्टैंजा, ठीक है। बाकी चीज इन्वर्जन वगैरह है वो सब आपने लिख दिया है। फ्री वर्स है क्या, चेक किया क्या आपने, डे गे वाइल्ड चाइल्ड, ठीक है, ए बी बी, नाइट ब्राइट ए ग्रीन क्वीन बी बी, हाँ ए बी बी का फ्री वर्स नहीं है, ए बी का क्या है इसका राइमिंग स्कीम है, कहीं तो लिखा होगा, देखो यहाँ पे रीड करो। मैं इतना भी रीड नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, मेरे को आपको 10 मिनट में देना था, लेकिन ऑलमोस्ट ये 20 मिनट से ज़्यादा हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मुझे आपको मैसेज पहुंचाना था, जो मुझे आपको एप्रिसिएशन के बारे में चीज़ें समझाना था, वो आप समझ गए होंगे। अब बस इसको देख लो, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम में इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, JR कॉलेज नाम है टेलीग्राम ग्रुप का हमारा, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे फ्री पीडीएफ दे दूंगा। लेकिन जैसा मैंने बताया, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई, खासकर कौन कौन सी, वापस से अगर मैं सुन लो, ध्यान से सुन लेना कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, उसके अलावा इंच केप रॉक कर लेना है, हैव यू अर्न योर टुमारो कर लेना है, फादर हैव यू अर्न योर टुमारो कम करना है, लेकिन अगर मान लो बहुत यूनिक पेपर आ गया, मतलब लास्ट टाइम जैसा ही आ गया तो रिपीट होएगा तो आ सकता है। इसके अलावा फादर रिटर्निंग होम और मनी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ये भी देख लेना, दैट इज हैव यू अर्न योर टुमारो। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो
आपको समझ में आ गया है तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो जो मेरा बनाने का मकसद है वो पूरा हो गया होगा। और उम्मीद करता हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो था, जो बच्चे को कुछ नहीं आता था एप्रिसिएशन के बारे में, अगर वो इसको देख लिया है तो डेफिनेटली उसको सारी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है एंड, और उम्मीद करता हूं एप्रिसिएशन नाम का जो डर है आपके लाइफ से अब जा चुका होगा। अब आपकी मेहनत करने की बारी है। जैसे मैंने बोला, पोयम को एक बार रीड करो, पोएट का नाम याद रख लो, पोयम के नाम, पोएट के नाम याद रख लो, राइमिंग स्कीम एक बार हर किसी का एक बार ध्यान में रख लो कि इस पोयम का ये राइमिंग स्कीम होता है, ताकि ढूंढने का टेंशन ही ना रहे। लेकिन जिसको ढूंढने आता है बहुत अच्छी बात है। फिगर ऑफ स्पीच 2 से 3 हर चीज में कॉमन होता है, जैसे रिपीटेशन, अलिट्रेशन, सिमिली हो गया, एंटीथेसिस हो गया। देख लेना कोई अपोजिट वर्ड दिख रहा है तो एंटीथेसिस डाल दिया, कोई साउंड आ रहा है तो एनमोटोपैया डाल दिया, इन्वर्जन डाल दिया, ऐसे कुछ चीजें डाल देने का और आराम से अपना ओपिनियन लास्ट में कुछ पोयम का समझ में आया तो लिख दो। 4 में से 3 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएगा, 4 में से 4 भी मिल सकता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए फटाफट से कमेंट कर देना, आपके लिए वीडियोस हम बना देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, बहुत मेहनत कर रहा हूं, आप भी देख पा रहे होंगे, वीडियो सेक्शन भरा पड़ा है, लाइव सेक्शन भरा पड़ा है। तो अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।